हाय एवरीवन, मेरा नाम आशीष है और मैं आपका बायोलॉजी कोच हूँ। नीट एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं। तो नीट एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी में स्पेसिफिकली एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन तुम्हारे दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए, तो तुम बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी एक बेसिक ट्रिक ये है, सिर्फ छपी हुई नहीं होनी चाहिए, समझ में भी आनी होनी चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चंस नीट में ऐसे भी बनते हैं कि होते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही, लेकिन उसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन एकदम अच्छे से समझनी चाहिए। तो मैं तुम्हें जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ वो यही रहेगा कि पहले हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, एक एक टॉपिक की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद उसी टॉपिक का थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम देखेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो सेफ साइड पे रहने के लिए कि भाई चलो अगर बाहर से भी क्वेश्चन आ गया तो भी हमें अच्छे से आएगा। लेकिन पहले हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन समझेंगे, वो टॉपिक एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा, फिर हम उसका जो है एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब तुम्हें पता भी चलेगा कि एनसीईआरटी में इतना है और एक्स्ट्रा में मुझे इतना पढ़ना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आज एक टॉपिक, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट देख लेते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड मतलब हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, और ऑर्गेनिजम्स हमें सब जगह पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर तुम कोई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखो तो वहां पे भी काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। एक डेसिडुअस फॉरेस्ट में है। कोल्ड माउंटेन्स पे जाओ तो वहां पे भी पोलार बेयर्स और ये सारे ऑर्गेनिजम्स तुम्हें दिखेंगे, तो कोल्ड माउंटेन्स में भी है, कोल्ड माउंटेन्स पे भी है। फिर डेजर्ट में भी कैमल है और कैंगरू रैट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है कैंगरू रैट, उसके बारे में कभी बात करेंगे, चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो डेजर्ट में भी है। फ्रेश वाटर मतलब नदी के पानी में भी है। ओशियंस मतलब सॉल्ट वाटर में भी है। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है? हॉट स्प्रिंग्स मतलब किसी किसी जगहों में ना जमीन से गर्म पानी बाहर आता है, उसे हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं, नेचुरल है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग्स इतना गर्म पानी होता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी टेस्टिंग करें ना हम, तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। मतलब इतना सारा वेरिड कंडीशंस है, डेसिडुअस फॉरेस्ट, कोल्ड माउंटेन्स, डेजर्ट, फ्रेश वाटर, ओशन, हॉट स्प्रिंग, सब में कोई ना कोई टाइप के ऑर्गेनिजम्स तो है। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स हमें वेरिड रेंज ऑफ कंडीशंस में, वेरिड रेंज ऑफ कंडीशंस में हमें ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। ये सारे अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है, फिर हमें ना दो मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दिखता है हमें जो भी एनिमल्स रह रहे हैं उसमें। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का मतलब क्या है? तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंपटीशन। ठीक है, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से compete करता है, कंपटीशन होता है दोनों में। अगर दोनों को सर्वाइव करना है, और मान लो कि दो हर्बीवोर्स है और दोनों घास ही खा रहे हैं, तो घास पे ही दोनों डिपेंडेंट है, तो दोनों compete करेंगे आपस में, जगह के लिए compete करेंगे, फूड के लिए compete करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कोऑपरेशन भी होता है, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन हमें दिखता है कि इतने सारे वेरिड कंडीशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हमें क्या दिखाते हैं, मतलब इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोलॉजिकल कोऑपरेशन दोनों दिखाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दोनों दिखाते हैं। तो ये कौन से लेवल पे हमें दिखता है? मान लो कि
इसके लिए है ना, पहले हमें पॉपुलेशन क्या होता है और कम्युनिटी क्या होती है वो समझना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं एक ग्रुप बनाऊं और इस ग्रुप में सारे ऑर्गेनिजम्स जो वो सेम, जैसे कि अगर ह्यूमंस हैं तो सब ह्यूमंस, ह्यूमन 1, ह्यूमन 2, ह्यूमन 3, ह्यूमन 4, सिर्फ ह्यूमंस की ग्रुप, मतलब एक ही स्पीशीज की ग्रुप बनाई, तो उसे मैं क्या कहूँगा, पॉपुलेशन। तो ये एक पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, सेम स्पीशीज की ग्रुप। अब वैसे ही मैंने टाइगर्स की ग्रुप बनाई, तो टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, टाइगर 4, 5, ऐसे टाइगर्स आ गए। तो ये टाइगर की पॉपुलेशन हो गई। मतलब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स हैं बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, सारे ह्यूमंस ही हैं, तो ये एक पॉपुलेशन हो गई, ये दूसरी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब मैं अलग अलग पॉपुलेशंस को जब भी मिलाऊं तो मैं उसे कम्युनिटी कहूंगा। क्या कहूंगा, कम्युनिटी। काफी सारे पॉपुलेशंस की ग्रुप बना दी तो उसको कम्युनिटी, सेम इंडिविजुअल्स की ग्रुप बनाई तो पॉपुलेशन, है ना। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फर्क समझ। तो कम्युनिटी के अंदर दो पॉपुलेशन है अपने एग्जांपल के हिसाब से, एक ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, एक टाइगर की पॉपुलेशन है। तो कम्युनिटी के अंदर अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं और पॉपुलेशन के अंदर सेम टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन जो है वो किसमें दिखता है, कौन से लेवल पे दिखता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कम्पीट करे, दूसरा ह्यूमन तीसरे से, मतलब ये सब आपस में कम्पीट कर सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन हमें दिख सकता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर जो मेंबर्स है उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन हो सकता है। बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी, ये और ये आपस में कम्पीट कर सकते हैं। तो बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ कम्युनिटी, उसमें भी हमें कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन दिख सकता है। बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी, तो ये हो गया। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग से है कि अगर हम अपने सेल के अंदर देखें ना, सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के एक सेल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जब हम देखें तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होती है वो सेल के अंदर। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, कुछ इंटर कन्वर्जन चालू है अपने सेल के अंदर। तो हम कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हाई लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक inside the cell। तो ये हमें दिखने मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन देखने मिलता है। इनके सेल्स में देखेंगे तो हाई मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है। तो हम एक क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग, ठीक है, कि एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स है क्या, उनके अंदर इतना सारा ट्रैफिक चल रहा है मॉलिक्यूल्स का, वो लाइफ है कि ये सब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन कर रहे हैं, ये इंटरैक्शंस कर रहे हैं, कि मतलब लाइफ क्या है। वो क्वेश्चन पे हम आते हैं कि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पे हम पहुंच गए ये सारी चीजें समझ के कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज लाइफ। तो अपना एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे पहुंच गए और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लाइफ। ये क्वेश्चंस के दो पहलू हैं, एक तो टेक्निकल है और एक थोड़ा फिलोसॉफिकल है। एक टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब क्या
कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या है। जैसे कि साइंटिस्ट कोई पूछ रहा है कि लाइफ क्या है, तो साइंटिस्ट किस तरीके से पूछ रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है, मतलब हमें पता चल जाएगा ना लाइफ क्या होती है। तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, टेक्निकल जो पहलू है ये क्वेश्चन का, उसमें हम किस पे फोकस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और दूसरा जो पहलू है ये क्वेश्चन का, वो फिलोसॉफिकल है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल मतलब गहरी सोच वाला, जिसमें हम सोचते हैं कि हम लाइफ, अपने को ह्यूमन लाइफ क्यों मिली है, या अपने लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल पहलू हो जाता है उसका। पर्पस ऑफ लाइफ हम इसमें देख रहे हैं कि क्या पर्पस है लाइफ, क्यों हमने जन्म लिया है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो हम तो साइंटिस्ट हैं भाई, तो हम तो टेक्निकल क्वेश्चन ही आंसर करेंगे। तो ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ओनली, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का टेक्निकल एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टॉपिक 1.1 अभी स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज लाइफ, ठीक है। तो हम वो स्टार्ट कर रहे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो हमें ग्रोथ, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये सारे अलग अलग, होमियोस्टैसिस, मेटाबॉलिज्म, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन पहले हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ग्रोथ, ठीक है। हम ग्रोथ ये कैरेक्टरिस्टिक पहले देख रहे हैं, ग्रोथ। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में लिखा है देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो ग्रोथ, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ की क्या है। फर्स्ट है इंक्रीज इन मास, वजन बढ़ना, ये एक टाइप का ग्रोथ है। दूसरा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, नंबर, इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो हम उसे भी क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो हमें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने मिलती है और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी देखने मिलती है। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीसेल्युलर की, और यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिसेल्युलर की। तो मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दोनों में ही ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से होती है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ग्रोथ हैपेंस बाय सेल डिवीजन, यहाँ पे भी हम लिखेंगे ग्रोथ हैपेंस बाय सेल डिवीजन। अब हम मल्टीसेल्युलर पे आते हैं। मल्टीसेल्युलर में हम प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे दो देखते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स देखते हैं और हम देखते हैं एनिमल्स। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो हमें थ्रू आउट द लाइफ देखने मिलती है। प्लांट्स में ग्रोथ इज थ्रू आउट द लाइफ। तो इसमें सेल डिवीजन भी कैसा चलेगा, थ्रू आउट द लाइफ चलेगा। सेल डिवीजन भी इसमें कैसा चलेगा, सेल डिवीजन भी थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू
थ्रू आउट द लाइफ। एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती, अप टू अ सर्टेन एज ही होती है। तो एनिमल्स में ग्रोथ इज अप टू अ सर्टेन एज, अप टू अ सर्टेन एज। तो क्या इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन भी एक पर्टिकुलर एज तक ही हो रहा है? नहीं, सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है। तो सेल डिवीजन इसमें भी कैसा है? सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ ही हो रहा है। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों हो गया कि ग्रोथ तो किसी कुछ एज तक ही है, तो सेल डिवीजन का क्या काम है फिर? तो सेल डिवीजन का ये काम है कि अपनी बॉडी में पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं और नए सेल्स बनते जाते हैं। अपने को कुछ चोट लग गई तो सेल्स डैमेज हो गए, तो नए सेल वापस बनते हैं, ठीक है। तो नए सेल्स या सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ क्यों चल रहा है? बिकॉज रिप्लेसिंग द ओल्ड सेल्स, इसकी जरूरत है हमें, इसीलिए नए सेल डिवीजन तो थ्रू आउट द लाइफ चालू होता है फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल्स। इसके लिए सेल डिवीजन तो थ्रू आउट द लाइफ ही चालू होता है, भले ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज ही क्यों ना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी सेल डिवीजन से ग्रोथ होती है और ये हम आसानी से इन विट्रो देख सकते हैं। इन विट्रो मतलब लैब में, ठीक है। ये हम आसानी से इन विट्रो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं लैब में कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है? बाय काउंटिंग the number of cells under microscope। तो माइक्रोस्कोप में देख सकता हूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की ग्रोथ है ना, यहाँ पे हमने देखा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर में देख सकता हूँ। इन विट्रो मतलब लैब में। अभी देखना, मैंने फ्लास्क में, ऐसे मान लो लैब है ना, तो फ्लास्क में मैंने कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर लिए। ये फ्लास्क में मैंने कुछ बैक्टीरिया है वो ग्रो कर लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, इसमें से एक ड्रॉप लूंगा और वो ड्रॉप को मैं स्लाइड पे रखूंगा और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगा कि कितने बैक्टीरिया मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे 20 बैक्टीरिया के सेल्स दिखे। फिर मैं 4 घंटे के बाद फिर से ये फ्लास्क में से एक ड्रॉप लूंगा और मैं देखूंगा कि कितने बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली ज़्यादा बैक्टीरिया दिखेंगे हमें, मान लो 200 बैक्टीरिया, ठीक है। ये एक ऐसे ही रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल आसानी से मैं देख सकता हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी इजीली observed by counting the number of cells under microscope in vitro, मतलब लैब में हम ये कर सकते हैं। तो ये हो गया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तो इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ के ग्रोथ होने की बात कर रहे हैं, या तो वजन बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो मल्टी सेल्युलर में हम वो चीज की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर सकते हैं, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, उसकी बात कर सकते हैं, इंक्रीज इन साइज उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंक्रीज इन नंबर। तो जब नंबर इंक्रीज होता है, मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बन रहे, 2 से 4 बन रहे, 4 से 8 बन रहे, तो ये तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। रिप्रोडक्शन की वजह से उनका नंबर बढ़ रहा है। तो एक्चुअली मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है? बैक्टीरिया में इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? उनके रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है, उनके रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में उसकी ग्रोथ जो है वो उसके रिप्रोडक्शन के बराबर है। ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी वही है, रिप्रोडक्शन भी वही है, क्योंकि हमने देखा ग्रोथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन से ही ग्रोथ हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, ठीक है। ग्रोथ
क्या है, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन लेंथ, उसको हम ग्रोथ कहेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, नहीं ना। तो इसमें इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम ग्रोथ नहीं बोल रहे हैं। इंडिविजुअल की साइज इंक्रीज हो या लेंथ या मास इंक्रीज हो, उसको ग्रोथ बोल रहे हैं। तो इन दोनों में थोड़ा ग्रोथ का ये डिफरेंस है। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक ही है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ये तो लिविंग में हमने देख लिए यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, अभी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो होते हैं? तो हम देखते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे बढ़ेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये वाला देख लेते क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं माउंटेन्स की एग्जाम्पल, माउंटेन्स, बोल्डर्स, ये इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। मान लो कि एक माउंटेन है, ठीक है। फिर ये माउंटेन को हम देख रहे हैं 50 सालों के बाद, तो इसमें ऊपर से और मिट्टी जमा हो गई होगी 50 सालों में। तो अगर मैं देखूं अभी तो इसका मास थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा, है ना। तो इंक्रीज इन मास ये भी एक ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक तो है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ग्रो तो ये कर रहा है। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स एंड बोल्डर्स ग्रो, तो तुम्हारा आंसर होगा यस, ठीक है। क्योंकि उसमें बाहर मिट्टी और ये सारी चीजें जमा होने की वजह से उसमें क्या मास इंक्रीज होगा। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये वाला मास उसका इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ग्रोथ हो रही है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनकी ग्रोथ में थोड़ा फर्क है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक इंसान कंसीडर कर लेता हूँ, हंसता खेलता इंसान है ये, ठीक है। अब ये माउंटेन्स और बोल्डर्स, इसमें ग्रोथ कैसी हुई, बाहर से चीजें जमा हुई, है ना। तो ये ग्रोथ कैसी है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। अब इसमें क्या ऐसा होता है कि इसकी ग्रोथ हो रही है क्योंकि बाहर से इसमें हम नई चीजें डाल रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि बाहर से कुछ डाल रहे हैं और फिर इसकी ग्रोथ हो रही है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो इसकी ग्रोथ तो उसके अंदर की सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और ये सारी चीजों की वजह से हो रही है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कभी भी ग्रोथ कैसी होती है, इंटरनल होती है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ कैसी होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो करते हैं, आंसर क्या होगा तुम्हारा, यस, एक्सटर्नल ग्रोथ तो करते हैं। तो अब हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या हम ग्रोथ को ऐसा कह सकते हैं कि वो लिविंग की ही प्रॉपर्टी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो तुम्हें ये सोचना है, ऐसे सोचना है कि अगर वो, जैसे कि ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, तो अगर ग्रोथ नॉन लिविंग में भी दिख रही है तो वो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक अकेले की नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स। इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं ये सब के बाद कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉन लिविंग में भी दिख रहा है। तो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। लिविंग बीइंग्स की वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये कंक्लूजन पे हम पहुंचे क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ग्रोथ दिखाते हैं। लिविंग बीइंग्स कौन सी कंडीशन में ग्रोथ दिखाते हैं? ऐसा हो सकता है कि सारी कंडीशन में ग्रोथ ना दिखाए, है ना, कि बैक्टीरिया को अगर ग्रो करना है तो उसमें हमें न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा, उसके आजू बाजू उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन में ग्रोथ दिख रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो भी एक्सप्लेन करना जरूरी है।
conditions in which living organisms grow should be explained। तो ये भी हमें एक्सप्लेन करना जरूरी है कि कौन सी कंडीशन में, सारी कंडीशन में ग्रोथ कभी कभी ना भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये हमने फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, ये कंप्लीट कर दी। उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ऐसे ही हम आगे चैप्टर पढ़ते रहेंगे। एक टॉपिक 1.1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसका एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो तुम नीट के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज तुम कोर्सेज जो है वो ले सकते हो, और ज़रूर हमारी कोर्स लेना तुम, और इजीली और बहुत अच्छी तरीके से। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते जाओगे, उतना पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, तो कोई भी बुक तुम नीट की ले लो, कोई भी क्वेश्चन तुम पास्ट ईयर में से ले लो, तुम उसका आंसर सही तरीके से निकाल पाओगे। इसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल करेंगे और हम अच्छे से आगे जो है वो नीट की तैयारी करें। थैंक यू।